मेरा ये कहना है कि बच्चा अगर इंस्पायर हो रहा है तो वो वीडियो गेम वाले बंदूक से क्यों इंस्पायर हो रहा है, भगत सिंह की बंदूक से क्यों नहीं इंस्पायर हो रहा है। मेरे हाथ में गूगल का ऑफर लेटर था, लेकिन मुझे नहीं जाना था उस फील्ड में। कदम जमी पर, नजर फलक पर, हिंदुस्तान यही तो है। आप दुनिया में सिर्फ एक आदमी से खुद को कंपेयर करो और वो है खुद से। और मैं 3 टुकड़ों में बात करना चाहता हूं। एक, मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं। दूसरा, मैं टीचर से बात करना चाहता हूं। और तीसरा, मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे लगता है मुझे सबसे मुश्किल काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं। ये जहां से बात अभी वैल्यू एजुकेशन की चल रही थी, वहां से ही बात शुरू करता हूं। ये सबसे इसकी चर्चा हम सुबह से हुई नहीं थी हमारे बीच में, लेकिन जब मैंने अभी देखा तो मैं सर से यही कह रहा था कि इसकी बहुत जरूरत है इस समय वैल्यू एजुकेशन की। बच्चों को कहानियां सुनाए जाने की जरूरत है। और अब तो गूगल का जमाना है, बच्चे खुद से भी कहानियां सुन सकते हैं, कहानियां देख सकते हैं। हम एक ऐसी परंपरा से आते हैं जिस परंपरा में ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिनको सुनने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद आपको किसी मोटिवेशनल लेक्चर की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद हमने ये चीज कहीं खो दी है, हम कहानियां नहीं पढ़ रहे हैं। बहरहाल अब हम बच्चों की उपलब्धियां यहां देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक तो आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबने मुझे यहां बुलाया। इस कार्यक्रम का जब नाम मैंने सुना निर्झरणी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नदियों की बात हम यहां कर रहे हैं, नदियां थीम है आज के इस कार्यक्रम का। नदियां जब हिमालय से उतरकर गंगा सागर तक पहुंचती हैं तो एक पूरा जीवन जीती हैं। जब वो हिमालय पर होती हैं तो एक बच्चे की तरह उच्छृंखल होती हैं, उछलती हैं, गाती हैं, नाचती हैं। उसके बाद जब वो बीच में आती हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो वो अपनी पूरे यौवन पर होती हैं, पूरी जवानी पर होती हैं। और जब वो गंगा सागर में जाकर समुद्र में मिलती हैं, उस समय वो बूढ़ी गंगा मां होती हैं। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अगर आपको अपने समंदर तक पहुंचना है, तो आपको ऊर्जा कहां से लेनी होगी? जहां से आपने शुरू किया है। जब वो हिमालय से उतरती है उस समय उसकी जो ऊर्जा होती है, नदी की जो तेजी होती है, वो तय करती है कि वो गंगा जी कब तक जाकर अपने सागर में मिलेंगी, कब तक मंजिल तक पहुंचेंगी। तो जब जब मैं इस स्कूल का नाम पढ़ता हूं तो मुझे यही बात समझ में आती है। मैं सोचता हूं कि अगर आपका अपने फाउंडेशन में फेथ है तो आप पूरी ग्लोब को जीत सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो मैं जमाने की बात कर रहा था। एक समय वो था हमारे पास इंफॉर्मेशंस नहीं थी। हम लोग जिस समय पढ़े और हम लोग जिस समय स्कूल में थे और जिस समय हम बड़े हुए, जिस जगह से बड़े हुए, छोटे छोटे जगहों पे थे, इंटरनेट नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि ऑप्शंस क्या होते हैं। हमें या तो इंजीनियर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या टीचर बन जाओ, या दुकान खोल लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन पता नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में हजारों ऑप्शन आपके लैपटॉप पर, आपके टैब पर, आपके इंटरनेट पर, आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। बच्चे खुद एक्सेस करते हैं। तो बच्चों से बस इतना कहना चाहूंगा कि सब कुछ एक्सप्लोर कर लो अभी, क्योंकि अगेन मैं वही बात कह रहा हूं कि गंगा जी कहां तक पहुंचेंगी उसका तय होता है उसकी उस ऊर्जा से जो वो चलते समय ग्रहण करती है। तो अभी जो स्कूलिंग का समय होता है, स्कूलिंग का समय आपके करियर की दिशा तय करने के लिए होता है। करियर को तय नहीं करता, लेकिन दिशा वहीं से बन जाती है। तो बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आपके आसपास इस स्कूल में इतना अच्छा माहौल है, इतनी चीजें हैं, सब कुछ ट्राई करो। आप कोई इंस्ट्रूमेंट, आपकी इच्छा ना हो तो भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाकर दिखाओ, देख लो। आपकी इच्छा ना हो तो भी आप डांस करके देख लो, आप स्पोर्ट्स में भाग लेकर देख लो, आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भाग लेकर देख लो, सब कुछ करके देख लो, ताकि जब आप अभी से 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद अपना कैरियर चुनो, अपना रास्ता चुनो, तो आपको यह पता हो कि किस रास्ते में क्या कमी और मुझे कौन सा रास्ता पसंद है। क्योंकि निश्चित रूप से आगे उसी रास्ते पर बढ़ पाओगे, सफल उसी रास्ते पर हो पाओगे जो रास्ता तुम्हें पसंद है। देखने को तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन जो रास्ता आपको पसंद नहीं है उस रास्ते पर आप कभी बहुत आगे नहीं जा सकते। सुधीर सर जानते हैं कि जब मैंने आईबीएस हैदराबाद से एमबीए किया, मेरे हाथ में गूगल का ऑफर लेटर था। जिस नौकरी के लिए दुनिया मरती है,
जिस नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं, सपने देखते हैं जिसके, उसका ऑफर लेटर था, लेकिन मुझे नहीं जाना था उस फील्ड में। मैंने इंटरव्यू दिया था क्योंकि कैंपस में इंटरव्यू आया था, लेकिन मुझे नहीं जाना था उस फील्ड में, मैं नहीं गया। उससे पहले जब मैंने इंजीनियरिंग की, क्योंकि हमें पता नहीं था ऑप्शंस का, वरना मैं आर्ट्स में कर रहा होता। जब मैंने इंजीनियरिंग की, मेरे पास झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ज्वाइनिंग लेटर था एज एन इंजीनियर, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना था। मुझे अंदाजा था कि मैं इस रास्ते पर सफल नहीं हो पाऊंगा। हालांकि हमें यह समझने में बहुत देर लग गई। अगर हम ये बात समय पर समझ लेते तो मुझे उम्मीद है कि मैं आज जो कर पा रहा हूं उससे कहीं बेहतर कर पा रहा होता। आज आप लोग मुझे टेलीविजन कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं, स्क्रीन के माध्यम से जानते हैं, मेरी लिखी हुई कई चीजें आप तक पहुंचती हैं, कभी नाम से पहुंचती हैं, कभी बिना नाम के पहुंचती हैं, लेकिन मैं शायद और कुछ बड़ा कर पा रहा होता अगर मुझे समय पर पता चल गया होता मुझे करना क्या है। इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ को ट्राई करो, सब कुछ को कोशिश करो, सब कुछ खंगाल लो, बिल्कुल जितनी चीजें दिखती है सब कुछ को कोशिश करो और फिर तय करो कि हमें करना क्या है। दूसरी बात, कंपटीशन। कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कंपैरिजन बहुत बुरी चीज है। कभी कंपेयर मत करो, किसी से भी कंपेयर मत करो। आप ये डिजर्व नहीं करते हैं कि आप किसी से भी कंपेयर करो। आप दुनिया में सिर्फ एक आदमी से खुद को कंपेयर करो और वो है खुद से। आप ये देखो कि कल जो आप थे उससे आप कितने बेहतर आज हुए हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई कंपैरिजन आपको काम नहीं देगा। वो फ्रस्ट्रेट करेगा, परेशान करेगा, दुखी करेगा, लेकिन आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा पाएगा। तीसरी बात जो सर ने भी कही और मैम ने भी कही, कृतज्ञता भाव। कृतज्ञ होना सीखो। मैं कृतज्ञता पर बहुत बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, अक्सर बोलता हूं। इसका कारण यह है कि जो आदमी मन से कृतज्ञ रहेगा वो आदमी पॉजिटिव रहेगा और वो आदमी जीवन में हर समय सफल होगा। कृतज्ञता भाव रखो अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने घर के प्रति, सामान के प्रति। अगर पानी का बोतल नहीं रहता तो हम पानी कैसे पीते? यहाँ पर हम किसी से कहते, कोई वहां से लेकर आता और फिर हम पीते। अगर ये माइक नहीं रहता तो मैं आपसे कैसे बात कर पा रहा होता? एक एक आदमी के कान में जाकर मैं कह नहीं सकता था। तो इस माइक के प्रति, इस बोतल के प्रति, मेरे यहाँ होने के प्रति, इन सब के प्रति मुझे कृतज्ञ होना चाहिए और ये कृतज्ञता भाव बच्चों में भी आना चाहिए। और अब मैं बच्चों से इस बात को लेकर टीचर्स और पेरेंट्स तक पहुंच रहा हूं। यह कृतज्ञता भाव पेरेंट्स और टीचर्स ही डेवलप करवाएंगे। बच्चों को बताएं, क्योंकि मुझे पता है कृतज्ञता भाव से क्या मिलता है और उससे कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। सर मेरे टीचर रहे हैं और सर ने भी मुझे अगर अब तक याद रखा है तो सिर्फ इसलिए याद रखा है कि मैं आमतौर पर अंदर से भी बहुत कृतज्ञ रहता हूं। इस वजह से मैं पॉजिटिव रहता हूं, इसलिए आप मुझे जानते हैं। और इसलिए जो भी लोग मुझे जान रहे हैं, जितने काम मैं कर रहा हूं, इसलिए कर पा रहा हूं कि मेरे अंदर वो कृतज्ञता भाव है। तो कृतज्ञता भाव जरूर लाएं। दूसरा, बच्चा जो जो कोशिश करना चाहता है करने दें। खिलौने तोड़ने दें, सामान तोड़ने दें, जो जो करना चाहता है सब कुछ करने दें, क्योंकि अब समय वो नहीं है कि आप उसको 2 या 3 कैरियर ऑप्शन में बांधेंगे। कैरियर ऑप्शन उसको जो नजर आएगा उसमें जाएगा। अगर वो बिना मतलब का काम भी करना चाहता है तो उसको करने दें। बिल्कुल आप चिंता ना करें। मैं 5-6 भाषाएं जानता हूं। मैं हिंदी जानता हूं, मैं इंग्लिश जानता हूं, मैं उर्दू जानता हूं, उर्दू लिखना पढ़ना भी जानता हूं। मैं बांग्ला लिखना पढ़ना समझना बोलना सब जानता हूं। मैं गुजराती समझ लेता हूं, मैं गुजराती पढ़ लेता हूं। मैं पंजाबी समझ लेता हूं, पंजाबी पढ़ लेता हूं। जब मैं उर्दू सीख रहा था तो मेरा सीखने का कोई कारण नहीं था, कोई रीजन नहीं था कि मैं उर्दू सीखता। मैं दोस्तों के साथ बैठ के सीख रहा था। लेकिन आज जब मैं उर्दू के उस शायर की शायरी पढ़ पाता हूं जो पाकिस्तान में उर्दू में छपी है लेकिन हिंदी में नहीं छपी है, तो मुझे लगता है कि वो मेरे काम आ रहा है, क्योंकि गाने लिखना मेरा प्रोफेशन है और वो सब लिखकर पढ़कर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। फारसी की कई किताबें जो उर्दू में छपी है लेकिन हिंदी में नहीं छपी है, वो मैं आज पढ़ पाता हूं। मैंने बांग्ला सीखा, कोई कारण नहीं था बांग्ला सीखने का, यूं ही सीख लिया मजे मजे में। लेकिन आज जब मैं स्वामी विवेकानंद जी पर 150 एपिसोड का सीरियल लिख रहा हूं, उसका स्क्रीन प्ले लिख रहा हूं, उसके डायलॉग लिख रहा हूं, तो मुझे पता है कि वो बांग्ला किताबें जो पढ़ के मैं वहां से कहानियां निकाल रहा हूं वो मेरे कितने काम आ रही हैं। इसलिए कुछ भी सीखा हुआ कभी भी बच्चे का बेकार नहीं जाएगा। आपको जो भी नॉलेज है और आप भी अपना नॉलेज बढ़ाइए और बच्चों तक पहुंचाइए। जैसे मैं एक बात पूछता हूं, आप सबने मूर्तियां देखी हैं चौराहे पे लगी हुई, योद्धाओं की मूर्तियां देखी हैं घोड़े वाली। आपने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति देखी है, आपने झांसी की रानी की मूर्ति देखी है, झलकारी बाई जी की मूर्ति देखी है। किसी में घोड़े की दोनों टांगें उठी रहती है, किसी में एक टांग उठी रहती है, किसी में दोनों टांग नीचे रहते हैं। मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों को बताइए, जरूर बताइए ये सब बातें, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में जरूर काम आएगा और हो सकता है कि वो एक चीज उसको कहीं से कहीं ले जाए। उसकी थ्योरी ये होती है कि जो योद्धा युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए हैं
उनके घोड़े की दोनों आगे की टांगे हवा में रहती हैं। जो योद्धा युद्ध में घायल हुए और उस घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई, उसकी एक टांग हवा में रहती है, और जो घोड़ा सीधा खड़ा रहता है मतलब कि वो योद्धा थे लेकिन उनकी मृत्यु किसी और कारण से हुई। तो इस तरह की नॉलेज जिसका वैसे कोई मतलब आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये चीज जब मैंने एक कहानी में लिखी, एक स्क्रिप्ट में लिखी, तो उसकी वजह से मुझे एक और फिल्म मिल गई। तो यहां पर काम आती हैं चीजें, बहुत छोटी सी चीजें। तो नॉलेज खुद भी गेन कीजिए और बच्चों को भी दीजिए। एक और बात पेरेंट्स के लिए, फिर से मैं कहानियों पर आता हूं। हम अगर ये एक बार तय करें कि भारत के नेशनल हीरोज कितने हीरोज जानते हैं, तो मेल में मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 10-15 के आगे आप नाम नहीं गिन पाएंगे। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, नेहरू जी, तिलक, टैगोर, आप 10 से 15 जाते जाते आप स्लो पड़ जाएंगे और उसके बाद आप नहीं गिन पाएंगे। मैं फीमेल हीरो की बात करूं, इंडिया की फीमेल हीरोज, तो आप ये बताइए कि इंदिरा गांधी जी, सरोजिनी नायडू जी और झांसी की रानी के अलावा क्या कोई नाम आपके ध्यान में आता है? नहीं आता। जबकि भारत ऐसा देश रहा है जिसमें हजारों लोग रहे हैं ऐसे जिनकी कहानियां पढ़कर बच्चे जो बंदूक हाथ में उठाते हैं, लोग कहते हैं अरे बच्चे को खिलौना, बंदूक वाला खिलौना क्यों देते हैं? बिल्कुल दिक्कत नहीं है मुझे बंदूक वाला खिलौना देने से, लेकिन मेरा यह कहना है कि बच्चा अगर इंस्पायर हो रहा है तो वो वीडियो गेम वाले बंदूक से क्यों इंस्पायर हो रहा है, भगत सिंह की बंदूक से क्यों नहीं इंस्पायर हो रहा? तो आपको स्टोरी टेलिंग करनी होगी, आपको खुद ये कहानियां पढ़नी होंगी। आपको पता है लाचित बोरफुकन के बारे में? लाचित बोरफुकन वो योद्धा थे, अहोम साम्राज्य के सेनापति थे, जिन्होंने मुगल की पूरी 1 लाख की सेना को कभी असम में घुसने नहीं दिया, लेकिन हम उनकी कहानी नहीं जानते। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसका जो बेस्ट कैडेट होता है उसको लाचित बोरफुकन मेडल मिलता है, लेकिन हम नहीं जानते उनके बारे में। तो आप पढ़िए, हीरोज की कहानी पढ़िए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद कोशिश कीजिए कि रोज एक कहानी अपने बच्चे को सुनाइए, किसी एक बड़े आदमी की। आपको बहुत सारी नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी आपको। अपने बच्चे को आप रोज एक कहानी सुनाएंगे, मैं गारंटी देता हूं 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आप अपने बच्चे का बदला हुआ स्वरूप देखेंगे। ये जो वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो अपने आप उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग हुए हैं हमारी परंपरा में, बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानी आप सुना सकते हैं। तो मेरा वादा था कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो मैं नहीं ले रहा हूं, और चूंकि कविता के लिए जाना चाहता हूं तो कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। सबसे पहले तो उस देश के बारे में 4 पंक्तियां सुनाता हूं जहां हम और आप खड़े हैं। जो आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। बहुत धन्यवाद। आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। हम 100 बार गिरे हैं, गिरकर वापस झूम के उठे हैं, कदम जमी पर नजर फलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हिंदुस्तान यही तो है। और 4 लाइनें मैं और बहुत जरूरी सुनाना चाहता हूं, जो मैं आजकल हर कार्यक्रम में सुनाता हूं, जहां भी जाता हूं वहां सुनाता हूं, चाहे वो बॉलीवुड की कोई पार्टी हो या कहीं भी हो, वो 4 लाइनें मैं जरूर सुनाता हूं और आप तक पहुंची भी होंगी। कई बड़े सेलिब्रिटीज ने उसको दोहराया है, अलग अलग जगह पर कहा गया, इंडियन आइडल पर मनोज मुंतशिर जी ने भी पढ़ा था, बहुत लोगों ने वो 4 लाइनें कही हैं कि ना दौलत ना शोहरत मांगे। मैं यहां पर दुनिया की सबसे पवित्र पगड़ी देख पा रहा हूं, मैं यहां पर दुनिया का सबसे पवित्र हिजाब देख पा रहा हूं, तब यह कहता हूं कि नफरतों की कहानियों से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी होगा मोहब्बत की कहानियों से काम होगा कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे, और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्कूल को सारी उपलब्धियों पर बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है कि ये स्कूल और इस तरह के स्कूल जब तक देश में है तब तक देश का भविष्य उज्जवल होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत